नमस्कार विद्यार्थी। जैसा कि पीछे बोर्ड पर आप देख रहे हैं पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण का जो टॉपिक है वो प्राचीन भारत के इतिहास में नहीं है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में नहीं है और आधुनिक भारत के इतिहास में नहीं। कहने का अर्थ है कि पुनर्जागरण का जो टॉपिक है ये है विश्व इतिहास में। ठीक है। और विश्व इतिहास जो पूछा जाता है वो एक तो देखा जाए आरएस मेंस में पूछा जाता है। आरएस मेंस में एक फर्स्ट ग्रेड अगर आपका हिस्ट्री है तो वहां पूछा जाता है। एक सेकंड ग्रेड एसएसटी वाले में पूछा जाता है। और एक अगर आप नीट वगैरह जेआरएफ कर रहे हैं तो वहां पूछा जाता है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ जो है कि फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्ट जब समझ में आएंगे जब जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम वर्ड हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और वर्ड हिस्ट्री में हमारा पहला टॉपिक है पुनर्जागरण। चलिए देखिए, पुनर्जागरण की मैं बात करूं पुनर्जागरण जो है इस शब्द का अर्थ होता है फिर से जागना। फिर से जागना अर्थात अंग्रेजी में अगर मैं कहूं, अंग्रेजी में अगर आपसे बात कहूं तो यानी कि आप सोए हुए थे नींद से और आप जाग गए। अब ये वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी ना होकर पुनर्जागरण का एक शब्द मिलता है रेनेसा। रेनेसा। और ये जो रेनेसा है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है एक प्रकार से अगर आप देखें तो फिर से जागना। अब ये जो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना, ये किस संदर्भ में प्रयोग में लिया जा रहा है? तो देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो 14 से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में पुनर्जागरण दिखाई पड़ता है। 14 से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में जो ये पुनर्जागरण का दौर दिखाई पड़ता है, इस पुनर्जागरण के दौर में कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन हुए, कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन हुए उसे ही कहा जाता है पुनर्जागरण। साधारण रूप से हम अगर कहें तो पुनर्जीवन, पुनर्जन्म, सांस्कृतिक पुनरुत्थान आदि अन्य नामों से भी आप पुनर्जागरण को एक प्रकार से संबोधित करने का काम करते हैं। ठीक है। अब इटली के एक लेखक थे जिनका नाम था वेसारी। और वेसारी ने क्या किया कि भवन निर्माण और मूर्तिकला के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा, इटली इटली के एक लेखक, लेखक का नाम था वेसारी।
ये जो इटली के लेखक हैं वेसारी, वेसारी ने भवन निर्माण और मूर्तिकला, दो चीजें ध्यान रखिएगा। एक शब्द बोल रहा हूं मैं, भवन निर्माण, और एक मूर्तिकला। तो भवन निर्माण और मूर्तिकला के क्षेत्र में 16वीं शताब्दी में जो व्यापक परिवर्तन आए उसे रेनेसा कहा गया। बोले भवन निर्माण, भवन निर्माण की अगर हम बात करें तो भवन निर्माण में वास्तुकला शब्द का प्रयोग, वास्तु मतलब वास करने योग्य स्थान, और मूर्तिकला में आपको शिल्प कला दिखाई। सिंपल सी बात है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, फ्रेंच शब्द है। और पुनर्जागरण के लिए अगर हम बात करें तो इटली के एक लेखक हुए जिनका नाम है वेसारी, और उन्होंने कहा कि कला, तो साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन है और खास तौर से भवन निर्माण और मूर्ति कला के क्षेत्र में जो परिवर्तन है उसे आप पुनर्जागरण कह सकते हैं। अब पुनर्जागरण को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। देखिए, एक रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, ये रोमन साम्राज्य है। इस रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करें, देखिए ये रोमन साम्राज्य है, ये है इटली, इटली से पहचान लीजिए, और ये है भूमध्य सागर। थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात। रोमन साम्राज्य का एक शासक था 379 से 395 में, जिसका नाम था थियोडीसियस। नाम थोड़े से ऐसे ही हैं, थियोडीसियस। थियोडीसियस का टाइम पीरियड जो है वो लगभग लगभग 379 से 395 एडी तक है। ठीक है। अब इसने क्या किया कि रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म घोषित कर दिया ईसाई धर्म। राजकीय धर्म, रोमन साम्राज्य का आगे से होगा ईसाई धर्म। ठीक। तो ये भी सवाल बनता है। फिर इसके दो बेटे थे, एक का नाम था हिनोरियस और एक का नाम था आर्केडियस। एक का नाम था हिनोरियस, और एक का नाम था आर्केडियस। इस हिनोरियस को तो इसने पश्चिमी रोमन साम्राज्य दिया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। और इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी रोम। और दूसरा जो बेटा है उसको पूर्वी रोमन साम्राज्य दिया, और पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य, और इस पूर्वी रोमन साम्राज्य की अगर हम राजधानी की बात करें तो कुस्तुनतुनिया।
कुस्तुनतुनिया। ठीक है सर। अब ये जो पुराना रोमन साम्राज्य था, ये टाइबर नदी के किनारे था, और पूर्वी रोमन साम्राज्य को अगर आप देखेंगे तो बेंजेटाइन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्वी रोमन साम्राज्य, इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को बेंजेटाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और आगे अगर बढ़े तो आगे देखेंगे कि एक जगह है चेल्स्टन। चेल्स्टन नामक स्थान पर, चेल्स्टन नामक स्थान पर एक सभा होती है 451 ईस्वी में, और इस सभा के दौरान एक विभाजन होता है। और विभाजन की बात करें तो चर्च दो भागों में बढ़ जाता है, एक पूर्वी और एक पश्चिम। हमारा टॉपिक पुनर्जागरण है, लेकिन मैं थोड़ा पीछे से लेकर जा रहा हूँ कि ईसाई धर्म किसने घोषित किया, और ये थोड़ी चीजें हैं तो इसको ध्यान में रखना। अब पूर्वी चर्च जो है, इस पूर्वी चर्च को अगर आप देखें तो आप इसे ग्रीक व ऑर्थोडॉक्स चर्च भी कह सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, पूर्वी चर्च। और इस पूर्वी चर्च का अन्य नाम ग्रीक या ऑर्थोडॉक्स चर्च भी है। अब ये जो चर्च है, इसमें माँ मैरी की महत्ता पर विशेष बल दिया गया। तो ये जो चर्च है, माँ मैरी की महत्ता पर बल दिया गया। अब पश्चिमी चर्च जो है, इसमें ईसा मसीह की महत्ता पर बल है। तो दो चर्च। ठीक है। देखिए, वापस से हमने कहा कि रोमन साम्राज्य जो है, वो एक प्रकार से सबसे विकसित साम्राज्य था पुनर्जागरण से पहले। उस काल में साहित्य अपने चरम पर था, लेकिन सामंतवादी व्यवस्था के कारण रोमन साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। और फिर आप देख रहे हैं कि रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है, इसकी राजधानी जो है कुस्तुनतुनिया है, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी है रोम। अब जब रोम यानी रोमन साम्राज्य बट गया, तो उनका धर्म भी बट गया, और धर्म बटा दो भागों में, एक पूर्वी और एक पश्चिम। अब पूर्वी चर्च जो है, इसे ग्रीक या ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम से भी जानते हैं, और माँ मैरी की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। जबकि पश्चिमी जो है, इसमें ईसा मसीह। आगे देखते हैं तो 476 476
ईस्वी में 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, यानी कि 5वीं शताब्दी तक आते आते रोमन साम्राज्य क्लैप्स हो गया, और 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को विश्व इतिहास के काल में या यूरोप के इतिहास के काल में अंधकार युग कहा जाता है। तो देखिए 5वीं शताब्दी यानी कि 401 से लेकर 499। तो हेडिंग डाल रहा हूं, 5वीं से 14वीं शताब्दी। 5वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल है, इस 5वीं से 14वीं शताब्दी के काल को विश्व इतिहास में अंधकार युग या कहें डार्क एज के नाम से जाना जाता है। डार्क एज के नाम से जाना जाता है। बोले क्यों साहब? तो डार्क एज में क्या था? डार्क एज की अगर बात करें, यानी इस समय की बात करें, तो इस समय ये चीज सामंतवाद का प्रभाव था। सब पर चर्चा करूंगा। सामंतवाद का प्रभाव। दूसरा, चर्च का प्रभाव। तीसरा, इस समय अगर आप देखेंगे तो मैनर सिस्टम है। और इसी समय अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, उसे कहेंगे गिल्ड सिस्टम या श्रेणी प्रथा। पुनर्जागरण शुरू होने से पहले, पुनर्जागरण जो है 14वीं शताब्दी में शुरू हो रहा है, लेकिन पुनर्जागरण से पहले की क्या स्थिति थी उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो पुनर्जागरण से पहले 5वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल है, इसे विश्व इतिहास में अंधकार युग या डार्क एज के नाम से जाना जाता है। इस काल में सामंतवाद का प्रभाव था, चर्च का प्रभाव था, मेनर सिस्टम थी और श्रेणी प्रथा। तो पहले हम सबसे पहले सामंत देखें। हेडिंग डाल देते हैं, सामंतवाद का प्रभाव। अब सामंतवाद की अगर बात करें तो पहले सामंत है क्या? देखिए, ये कोई क्षेत्र है, भारत के संदर्भ में समझिए। इस क्षेत्र में यहाँ पर ये कोई राजा है, तो राजा ने अपने सीमावर्ती क्षेत्र में राजा ने अपने सीमावर्ती क्षेत्र में शासन चलाने के लिए जिसको नियुक्त किया है, उसी को कहेंगे सामंत। सामंत जो है ये दो काम करता था। एक, भू राजस्व वसूल करता था। भू, और दूसरा काम था इसका शासन चलाना। भारत में भी ये व्यवस्था थी।
अब यूरोप में जो सामंत था वो राजा को टैक्स दिया करता था, लेकिन इस सामंत ने क्या किया कि अंधकार युग में शिक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, केवल दो ही काम कर रहा है। तो सामंतों ने क्या किया, एक प्रकार से पूरे यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखा। अब जब कंट्रोल में रखा तो फिर अगर हम बात करें अगला जो आपको सामंतवाद के प्रभाव के बाद जो दिखाई पड़ता है वो है चर्च का प्रभाव। अंधकार युग में बोले चर्च का प्रभाव, देखिए अंधकार युग में रोम जो था एक प्रकार से पूरी दुनिया की राजधानी। रोम, ये भी ध्यान रखिए, रोम एक प्रकार से पूरी दुनिया की राजधानी के रूप में है। फिर और अगर हम बात करें तो अंधकार युग में चर्च का प्रमुख जो था वो पोप होता था, जो अपने आप को सर्वोच्च मानता था, शिक्षा भी उसके द्वारा दी जाती थी। चर्च का उद्देश्य जो था धर्म का प्रचार करना था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चर्च ये कहता था मनुष्य का पृथ्वी पर जन्म लेना ही पाप है। ठीक है, अब फिर भी चलो कोई बात नहीं, जन्म ले ही लिया है तो आपको, अगर अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो आपको आना पड़ेगा किसके पास, चर्च के पास। तो चर्च का बहुत ज्यादा प्रभाव था। स्वर्ग और नर्क, यानी कि अगर मानव को अपने जीवन में सुधार करना है, पापों से अगर मुक्त होना है, तो उसे चर्च के पास तो आना ही पड़ेगा, ऐसा चर्च का मानना था। क्योंकि मानव से मुक्त पाने के दो ही द्वार हैं, एक स्वर्ग है और एक पाप से मुक्ति पाने के दो ही द्वार हैं। चर्च की अगर बात करें तो चर्च कहता था कि अगर आप चर्च की शरण में आओगे तो ही आपका जीवन सफल होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चर्च के प्रभाव की। तो इसमें थोड़ा सा चर्च धार्मिक प्रधानता की भूमिका में, धार्मिक प्रधानता की भूमिका में चर्च, और चर्च की बात करें तो चर्च ये कह रहा है कि मनुष्य का पृथ्वी पर जन्म लेना ही पाप है। जन्म लेना ही पाप है। मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए चर्च की शरण में आना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये भी देख लो। अब कह रहे हैं कि स्वर्ग की चाबी जो है पीटर के हाथों में है, और पीटर को ईसाई धर्म का पहला पोप माना जाता है। ठीक है सर, स्वर्ग और नर्क दो चीज है। स्वर्ग की चाबी ये पीटर के पास है, और पीटर को ईसाई जगत का पहला
पोप माना जाता है। ठीक सर। और एक चीज, चर्च ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, अगर कोई व्यक्ति उस रूल्स एंड रेगुलेशन का विरोध करता था तो चर्च के पास अधिकार था मृत्यु दंड देने का। तो चर्च के नियमों की अवहेलना करने वालों को मृत्यु दंड की सजा दी। ठीक है सर, दो चीजें हो गई। पहला सामंतवाद का प्रभाव, दूसरा है चर्च का प्रभाव। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरी एक व्यवस्था है जिसका नाम है मेनर व्यवस्था। ये पुनर्जागरण से पहले जो चल रही थी उनकी बात चल रही। तीसरा मेनर व्यवस्था। तो मेनर, मेनर का मतलब क्या है? मेनर का मतलब है एक गांव का कृषि फार्म। मतलब मेनर सिस्टम का वास्तविक उद्देश्य जो है वो किसानों का शोषण करना था। किसानों की जमीन के, किसानों की जमीन थी लेकिन उसको जमींदारों ने अपने नियंत्रण में ले ली थी और किसानों से खेती कराई जाती थी। तो ये एक प्रकार से मेनर व्यवस्था का उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, किसानों का शोषण करना। ठीक है। और एक मैनर व्यवस्था के साथ साथ अगर एक और चीज देखें तो एक है जिसे कहते हैं श्रेणी व्यवस्था। श्रेणी व्यवस्था अंग्रेजी में कहें तो इसे कहते हैं गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम, गिल्ड सिस्टम का मतलब क्या है? जब समाज में एक समूह विशेष एक ही व्यवसाय को विकसित करता है समाज में, सपोज करो एक समूह है, ये है समाज, और समाज का एक समूह है, और इस समूह के द्वारा एक कोई विशेष व्यवसाय को विकसित किया जाता है, उसे कहते हैं गिल्ड सिस्टम। ठीक है। और भारत में इसे कहेंगे श्रेणी व्यवस्था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जानने की आवश्यकता थी, जो मैंने आपसे चर्चा करी है। सिंपल सी बात कि 5वीं से 14वीं शताब्दी विश्व इतिहास में अंधकार युग, अंधकार युग यानी कि डार्क एज। डार्क एज में क्या है? तो डार्क एज में सामंतवाद का प्रभाव है, चर्च का प्रभाव है, मेनर सिस्टम है और श्रेणी व्यवस्था है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी डिटेल्स आप देख लें। इनकी डिटेल्स में हमने सामंतवाद को समझा कि सामंतवाद का काम, सामंत का काम क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूडल, भू राजस्व वसूलना और प्रशासन चलाना। चर्च, चर्च धार्मिक मामलों में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ये तो यही कह रहा है कि साहब मनुष्य ने अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो वो उसके लिए एक प्रकार से पाप है। अब पापों से मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, तो आपको चर्च की शरण में आना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इतना सा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं रेनेसा की। चलिए, तो शुरू करते हैं।
अब बात है 1453 की, लेकिन 1453 में तो कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है, और कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद कुछ लोग जो है पहुंचते हैं इटली की ओर, और इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण होता है। तो पहली चीज, अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो पुनर्जागरण या कहें रेनेसां का कालक्रम। पुनर्जागरण का कालक्रम क्या होगा? तो पुनर्जागरण का कालक्रम, दो चीजें ध्यान रखिएगा। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इटली में पुनर्जागरण, सर्वप्रथम इटली में पुनर्जागरण, और फिर 16वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में, 16वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में पुनर्जागरण। ठीक है सर। अब पुनर्जागरण क्या है? तो सिंपल सी बात, पुनर्जागरण न तो धार्मिक आंदोलन है न राजनीतिक आंदोलन है। तो बोले क्या है? तो पुनर्जागरण जो है एक बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। तो रेनेसां क्या है? तो रेनेसां जो है एक बौद्धिक व सांस्कृतिक आंदोलन। बोले साहब, पहले क्या है, जो चर्च ने कह दिया, जो पोप ने कह दिया, वो फाइनल है। अर्थात मानो तो जानो, यानी तर्क नाम की कोई चीज ही नहीं। लेकिन 14वीं शताब्दी में इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, और वो जो है तर्क आधारित व्यवस्था है। तो इस वजह से आपको इस चीज को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो पुनर्जागरण, रेनेसा के बारे में हमने बात की, और रेनेसा के चार स्तंभ हैं। चार स्तंभ है, और ये चार स्तंभ कला, साहित्य, विज्ञान और भौगोलिक, कला, साहित्य, विज्ञान और नवीन भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में। सिंपल सी बात, कालक्रम में देखिए तो 14वीं शताब्दी में इटली में शुरुआत होती है, बाकी सब जगह अगर आप देखेंगे तो पूरे यूरोप में जो है 16वीं शताब्दी में है। चार स्तंभ है, कला, साहित्य, विज्ञान और भौगोलिक खोजें। और इसके अलावा ये कहें कि रेनेसा क्या है, तो रेनेसा, इतना सा ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन है, न कि राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन। ठीक है, इतना सा ध्यान रखिएगा। अब ये जो मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर रोमन साम्राज्य जो था, उसका नाम था बेंजेटाइन, बताया था मैंने। और बेंजेटाइन साम्राज्य की अगर बात करें, 15वीं शताब्दी तक आते आते तुर्क आ चुके हैं। तुर्क की बजाय अगर हम शब्द का प्रयोग करें सरासैनिक, तो ये ज्यादा ठीक है।
तो सरासैनिक और बेंजेटाइन के मध्य, सरासैनिक और बेंजेटाइन के मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है। 8 युद्ध लड़े जाते हैं जिन्हें कहा जाता है धर्म युद्ध। और इन धर्म युद्धों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं क्रूसेड। क्यों लड़ा जाता है? तो टर्की, 1453 में टर्की का यानी कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है। बेंजेटाइन साम्राज्य को सरासैनिकों के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। और तब यहाँ से कुछ लोग भाग कर इटली आते हैं। ये जो ईस्टर्न रोमन साम्राज्य है दिख रहा है आपको, इस ईस्टर्न रोमन साम्राज्य पर सरासैनिकों का अधिकार हो जाता है। सरासैनिक जो है मुस्लिम है। अधिकार इसलिए हो जाता है क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों पर वो लोग नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ के जो लोग हैं बेंजेटाइन, जो रोमन साम्राज्य के हैं, वो यहाँ से निकलकर इटली पहुंचते हैं और अपने साथ बहुत सारी चीजें ले जाते हैं, जिसे एक प्रकार से यूनान की विरासत कह सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज जो है वो शिक्षा से संबंधित है। बुक्स ले गए, पांडुलिपियां ले गए, तो ये सारी चीजें ये अपने साथ ले जाते हैं। और कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जब यहाँ पहुंचते हैं तो कई ग्रंथों का अनुवाद कराया जाता है इटली में। और इटली सबसे पहले पुनर्जागरण के केंद्र के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती। अब बात करते हैं पुनर्जागरण के कारण की। आइए शुरुआत करते हैं पुनर्जागरण के कारण की। तो सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ होगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ ये पूर्वी रोमन साम्राज्य है, तो यहाँ से जब लड़ाई हुई दोनों के बीच, बेल्जेटाइन और सैनिकों के मध्य 15वीं शताब्दी में, और 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये लोग यानी कि बेंजेटाइन से रोमन एम्पायर के लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने साथ किताबें भी लाए। अब बात करते हैं पुनर्जागरण के कारण। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया वो कहाँ हुआ है, तो बताएंगे इटली। पुनर्जागरण के कारण बहुत सारे कारण हैं साहब। और पुनर्जागरण के कारणों में अगर हम बात करें तो पहला हम देखते हैं धर्म युद्ध, या ये कहें क्रूसेड। देखिए, अगर गौर से देखें तो ये जो मैप मैं आपको बता रहा हूँ ये जेरूसलम इजराइल का है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर देखें तो यहाँ पर है। ठीक है, अब ये जो जेरूसलम है जो कि इजराइल की राजधानी है, ये जेरूसलम यहूदियों के लिए पवित्र स्थान है। ये जेरूसलम ईसाइयों का पवित्र स्थान है। और ये ही जेरूसलम है जो कि
इस्लाम धर्म से भी संबंधित है। यहूदियों का एक मंदिर है जिसे सोलोमन कहा जाता है, वो इजराइल में। ईसाई धर्म की कर्म भूमि है। और पैगंबर साहब के बारे में कहा जाता है कि ये यहीं से जन्नत की ओर है। अब क्रूसेड क्या है? तो क्रूसेड एक प्रकार का धर्म युद्ध है जो कि 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर 13वीं शताब्दी तक चला। और इस धर्म युद्ध में ईसाइयों की असफलता के कारण पोप की जो प्रतिष्ठा थी उस पर चोट पहुंची। ठीक है, क्योंकि धर्म युद्ध नाम से ही पता चल रहा है। तो पहली चीज, धर्म युद्ध जो है ये लड़ा जा रहा है 1095 से 1291। ठीक है। अब इस धर्म युद्ध में इनकी पराजय हुई। पराजय हुई तो एक प्रकार से अगर देखें तो पोप व चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। और इस पराजय से यह स्पष्ट हो गया कि साहब, पोप की इच्छा सर्वोपरि थी और पोप के आशीर्वाद से सब कुछ नहीं जीता जा सकता। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में कई लोग जो थे इसी दौरान पूर्वी लोगों के संपर्क में आए, जो भी मैंने आपको बताया। मैं लड़ाई करता हूँ। तो यहाँ से लोग यहाँ आए, हार गए। पर बोले साहब, पोप सब कुछ सही कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लास्ट में एक प्रकार से धर्म युद्ध हुआ। और धर्म युद्ध की जो बात करें उसमें ईसाई जो थे ये पराजित हो गए। कहते हैं कि पूर्वी रोमन साम्राज्य के एक शासक थे जिनका नाम था एल्किसियस द्वितीय। और एल्किसियस द्वितीय ने पोप अर्बन सेकंड से इस घटना की शिकायत की और कोई खास जवाब नहीं हुआ। तो इतना सा ध्यान रखना है कि कुल 8 क्रूसेड हुए हैं। कुल 8 क्रूसेड हुए हैं। ठीक है। और पांचवा धर्म युद्ध जो था उसे बाल बच्चों का क्रूसेड कहते हैं। ये भी ध्यान रखिए, ये भी लिख देता हूँ। पांचवा क्रूसेड को बाल बच्चों का या बच्चों का क्रूसेड कहा जाता है। कहते हैं कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति था स्टीफन। और स्टीफन ने क्या किया, लगभग 30,000 जो बच्चे थे, इन लगभग 30,000 इन बच्चों को इकट्ठा करके उत्तरी अफ्रीका के तट पर बेच दिया। और पाइड पाइपर की कहानी से संबंधित है। तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाल बच्चों का क्रूसेड जो है इसकी तुलना पाइड पाइपर चूहे की कहानी से की गई है। और पाइड पाइपर जो है ये इसकी रचना की है हेमिली। अब एक विद्वान हुए जिनका नाम है प्रीसवर्ड स्मिथ। और
ट्रीजवर्ड स्मिथ की पुस्तक का नाम है लूथर। उन्होंने लिखा है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, देखिए दो हो जाएंगे, कैथोलिक धर्म के खिलाफ प्रोटेस्टेंट आएगा, पोप के खिलाफ प्रोटेस्टेंट आएगा। तो कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, ऐसा लूथर में लिखा हुआ है कि ये दोनों ही चर्च हमेशा से विकास के विरोधी रहे। और कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद आगे चलकर कोपरनिकस हुए हैं। कोपरनिकस ने कहा कि विभिन्न ग्रहों की गति से संबंधित चीजें बताई और कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन ये बात नहीं मानी किसने? चर्च ने। और चर्च ने एक प्रकार से उसका खंडन कर दिया। अर्थात भौगोलिक या नवीन जो खोजे हैं उस पर भी चर्च, या वैज्ञानिक खोजे हैं या खगोलीय खोजे उस पर भी चर्च अपने आप को सर्वोच्च मान रहा है और नवीन खोजों को डिनाई कर रहा है। ठीक है सर, पहला है धर्म। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा जो है कारण में, वो है छापा खाने का आविष्कार। देखो एक चीज ध्यान रखना, छापा खाने का आविष्कार को हम पुनर्जागरण के कारण के रूप में नहीं मान सकते, लेकिन पुनर्जागरण के विस्तार के रूप में मानते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से विस्तार के रूप में कार्य कर रहा है पुनर्जागरण का, क्योंकि कागज जो है, चीन में कागज तैयार किया जाता था और अरबों के माध्यम से ये तरीका जो है यूरोपियों ने सीखा। और 14वीं शताब्दी में जर्मनी में बढ़िया किस्म के कागज को तैयार किया जाने लगा। जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने एक टाइप मशीन का आविष्कार कर दिया। तो याद रखिएगा 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग के द्वारा टाइप मशीन का आविष्कार कर। अभी जो टाइप मशीन है आधुनिक प्रेस की पूर्ववर्ती जिसे कह सकते हैं, तो गुटेनबर्ग के द्वारा 1454 में एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसे कहते हैं द इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। पुस्तक द इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। अब ये एक प्रकार से प्रथम प्रकाशित पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, और प्रथम प्रकाशित पुस्तक मानी जाती है। छापेखाने के आविष्कार से क्या हो गया कि एक वर्ग विशेष जो था, जो जिसने ज्ञान पर अपना एकाधिकार कर रखा था, वो समाप्त हो गया। अब प्राचीन साहित्य जो धीरे धीरे जनसाधारण तक पहुंचने लगा, अब जो पहले चर्च के ऊपर जो निर्भरता थी वो समाप्त होने लग गई। अब लोगों को पता चलने लगा कि वास्तव में जो चर्च है वो बेवकूफ बना रहा है। और फ्रांसिस बेकन कहते भी हैं कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। तो एक आपका कारण हुआ
जो आप कह सकते हैं धर्म युद्ध। दूसरा कारण है छापे खाने का आविष्कार। ठीक है, अगला जो टॉपिक यही वाला जो चलेगा ये अगली क्लास में लेंगे। इस क्लास को हम यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास।